विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम 9th क्लास में हमारा कृतिका का जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है मेरे संग की औरतें, उसको कंटिन्यू करते हैं। आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी ये। बहुत अच्छे से एक पारिवारिक संबंधों का इसमें वर्णन आया है। जो लेखिका वह अपनी बहनों का वर्णन करते हुए बताती है कि चित्रा और रेणु जो नहीं लिखती थी वो हमें बिल्कुल अलग थी। चित्रा ने शादी का ऐलान कर दिया था कि मैं इस लड़के से ही शादी करूंगी, लेकिन मुश्किल ये थी कि किसी को भी पता नहीं था, इवन लड़के को भी ये नहीं पता था कि मुझसे शादी करना चाहती है। रेणु के बारे में हमने पढ़ा कि जब गाड़ी उनको स्कूल के बस स्टॉप से लेने के लिए जाती तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती थी। पैदल आती थी, वो कहती थी अगर हम ऐसे गाड़ी में बैठेंगे तो ये हमारी अमेरिका का दिखावा होगा। इनकी माँ कुछ नहीं कहती थी। फिर इन्होंने जैसे अड़ गई कि मैं एग्जाम तब दूंगी बीए का तब अगर आप मुझे बताओगे कि एग्जाम देना जरूरी क्यों है। इनके पिताजी ने कहा नौकरी लग जाओगी, अच्छे घर में शादी हो जाएगी, लोग इज्जत की नजरों से देखेंगे। लेकिन ये सारे तर्क लेखिका की बहन रेणु को पसंद नहीं आए। लेकिन लास्ट में पिताजी ने कहा बीए के एग्जाम दो, क्योंकि मैं कह रहा हूँ दो। तब इन्होंने बीए के एग्जाम तो दे दिए, लेकिन बहुत ही कम मार्क्स इनके आए, सिर्फ पास लायक नंबर ही ये ला पाई उसमें। आज हमें बताती हैं कि इनकी जो बहन थी रेणु, वो उसमें मतलब कुछ एक अन्य गुण और था, और इनसे अलग लेखिका को एक स्कूल ओपन करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। उन सभी का वर्णन लेखिका ने आज के चैप्टर में किया है। प्यारे बच्चों, पहले हम चैप्टर पढ़ते हैं, बाद में हम इसकी समरी देखेंगे। लेखिका कहती है कि एक बात हमें एक सी रही, घरबार को परंपरागत तरीके से हमने भले न चलाया हो, लेकिन उसको तोड़ा भी नहीं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि ये ना लीक बरकरार नहीं रख सकी, मतलब थोड़ी सी हटकर चली है। वही चीज इन्होंने इस पैसेज में बताया है कि मतलब हमने ना घर गृहस्थी को अच्छे से नहीं चलाया, लेकिन उसको तोड़ा भी नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम रखा है। मतलब ये नहीं कि एक बार शादी तोड़ दी, दूसरी बार की, ऐसा नहीं किया इन्होंने। चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो, पर कगार तोड़ डूबी नहीं। कई बार ऐसी सिचुएशन हुई इनके साथ कि तलाक लेने तक की नौबत आ गई, लेकिन मतलब तलाक नहीं लिया गया। शायद इसलिए कि जैसे मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था कि हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो भी एक नारी के लिए काफी है। शादी के बाद में बिहार की क्वेश्चन है बेटे, ध्यान से समझना आपको। शादी के बाद में बिहार के एक छोटे कस्बे जिसका नाम था डालमिया नगर, उसमें रही, जहां मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों न हो, ठीक है, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दड़बों में बैठते थे, दूर दूर बैठते थे, चाहे पति पत्नी क्यों ना हो। अगर फिल्म भी देखने जाए ना तो भी अलग अलग बैठते थे। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहां पहुंची थी। कहाँ? बिहार के एक छोटे से कस्बे में जिसका नाम था डालमिया नगर था, छोटा सा। और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन। इसने कहा चलो नाटकों में थोड़ा सा रोल प्ले करे। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। उनका चलन क्या था? मतलब मर्द औरतें बिल्कुल दूर दूर रहते थे। साल भर के भीतर उन्हें शादीशुदा औरतों को प्राय मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। तो बहुत परिवर्तन किया लेखिका ने वहां। जैसे प्यारे बच्चों, हम फिल्म नाटक वगैरह देखते हैं तो उसमें जो पति पत्नी बनकर आते तो रियल थोड़ा ना होते हैं। वही इन्होंने वहां किया कि इतना प्रभावित किया लोगों को कि जो औरतें अपने मर्दों के साथ भी फिल्में नहीं देखने के लिए जाती थी ना, अब वो पराये मर्दों के साथ नाटक करने के लिए तैयार हो गई। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से हमने पैसा भी इकट्ठा किए। नाटक किए ना, तो जो कई बार अकाल राहत कोष अकाल पड़ जाता था, उसमें अब पैसे इकट्ठे, जैसे अब कोरोना बीमारी फैली हुई तो इसमें भी काफी सारे लोगों ने पैसे दिए हैं, वो होता है राहत कोष। वहां से निकले तो कर्नाटक के छोटे कस्बे बागलकोट में पहुंच गई। तो लेखिका कहां से निकली? जब बिहार के छोटे से कस्बे से निकली तो फिर कहां पहुंच गई? कर्नाटक के उससे भी छोटे से कस्बे बागलकोट में पहुंच गई। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे। जब लेखिका कर्नाटक के उस छोटे से कस्बे में पहुंची तब तक इनके 2 बच्चे हो चुके थे, जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुंच चुके थे। पर वहां कोई ढंग का स्कूल नहीं था कि वह लेखिका अपने बच्चों को स्कूल में डाल सके। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहां के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। तो इन्होंने वहां के जो कैथोलिक बिशप थे, ठीक है, ईसाई थे, जो उनसे इन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप ना ये जो बड़ा सा सीमेंट का कारखाना है
इनसे पैसे दिलवा दो हमें ताकि हम प्राइमरी स्कूल खोल दें। पहले उन्होंने कहा चूंकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन की जनसंख्या ना काफी कम थी, इसलिए वहां वे स्कूल खोलने में असमर्थ थे। क्रिश्चियन जो बच्चे थे ना काफी कम थे, तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि हम यहाँ स्कूल खोलें। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार यानी कि देखो यहाँ आग्रह जारी रखा। तो जो क्रिश्चियन नहीं थे वे बच्चे भी तो शिक्षा के लायक हो चुके थे, तो मैंने उनका एग्जाम्पल देकर अपना आग्रह जारी रखा कि आप ना हमें सीमेंट के कारखाने से पैसे दिलवा दे ताकि यहाँ एक स्कूल खोला जा सके। तब उन्होंने कहा हम कोशिश कर सकते हैं बशर्ते, लेकिन शर्त क्या रखी, आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल जो खुलेगा अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब कौन ऐसा पहले ही यकीन दिलवा सकता है। लेखिका को गुस्सा आ गया। मैंने कहा स्कूल के छोड़िए, किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 बरस तक चलेगा। यहाँ तो मतलब आदमी का भी यकीन है कि वो 100 वर्षों तक जीवित रह सकता है, और आप तो स्कूल की गारंटी मांग रहे हो। वे भी गुस्सा खा गए, उनको भी गुस्सा आया। बोले खुदा का लाख शुक्र है, बच्चों के न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बात कड़वी थी पर 100% सच भी थी। लेखिका कोशिश क्यों कर रही थी, क्योंकि लेखिका के बच्चे स्कूल जाने लायक हो चुके थे, स्कूल था नहीं, इसलिए वो कोशिश कर रही थी। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की ही आदत थी, क्योंकि ये भी सच थे की समस्या लेखिका की थी। लेखिका ने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ ये 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहां खोलूंगी। तो इन्होंने वहां अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ 3 भाषा पढ़ाने वाला वहां स्कूल खोला, और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊंगी। वहां के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हुआ। जो मतलब खिसके का अर्थ है जो अपनी बात पर अड़िग रहते हैं। मेरे बच्चे और अन्य अफसरों के बच्चे उस स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला भी पा गए। यानी जो बच्चे जैसे स्कूली शिक्षा अच्छे स्कूलों से लेते हैं तो बाद में सुप्रसिद्ध स्कूलों में, कॉलेजों में उनको एडमिशन मिल जाता है। तो ऐसे ही लेखिका के बच्चों के साथ या दूसरे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते थे उनके साथ हुआ। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए। ये भी जिद्दीपन का ही नमूना था कि मना कर दिया, उसके बावजूद इन्होंने अपने दम पर एक स्कूल खोला जिद्द को पूरा करने के लिए। पर सबसे ज्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो जिद्दीपन था, जो शुरू से अब तक लेख से खिसका अपनी राह खुद तलाशता रहा है। मतलब जिद्दीपन की कहानी लगातार लिखती रही और ये इनके लेखन को भी प्रभावित करता रहा। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबले नहीं पहुंच सकती। लेखिका थी ये ठीक है, लेकिन इनकी बहन रेणु जो लिखती नहीं थी, ये कहती मेरी बहन लिखती नहीं तो भी मैं उसका मुकाबला नहीं कर पा रही हूँ। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। ठीक है, 1950 की बात है। लेखिका 12 साल की थी उस वक्त। तो इन्होंने कहा 12-13 साल की थी। इन्होंने कहा कि एक बार ना दिल्ली में बहुत ज्यादा बारिश हुई। दिल्ली की खासियत यह रही कि थोड़ा पानी बरसते ही वहां के नाले पर नाले में बाढ़ आ जाती है। तो हर एक शहर में होता है, थोड़ी सी बारिश होती है तो नाले भर जाती हैं, पानी की क्रॉसिंग बहुत धीरे से होती है, पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है। दिल्ली में भी ऐसा हुआ उस वक्त जब ज्यादा बारिश हुई। इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों में ना फाइलें पानी में तैर आई थी। इस कयामत यह जो भयानक बारिश हुई थी, इसके बाद तो जो सरकारी दफ्तर थे ना, उनकी जो पहली मंजिल थी, ठीक है, पहला तला इनकी पहली मंजिल में जहाँ फाइलें वगैरह थी ना, वो भी सारी पानी में तैर आई थी, इतनी ज्यादा बारिश थी। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला, पानी ज्यादा था। तो जो वैसे व्हीकल होते हैं, कोई भी ऐसा व्हीकल वहां नहीं निकला जो कि सवारियों को ढोते हैं इस तरह का। जाहिर है रेणु के स्कूल की बस भी उन्हें लेने नहीं आई। जब इतना पानी था तो स्कूल भी बंद थे, तो रेणु की बस भी उनको लेने के लिए नहीं आई। रेणु ने कहा कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। रेणु तो वैसे भी गाड़ी में बैठती थी नहीं थे ना, जो थोड़ा सा रास्ता पार करना होता था। तो रेणु ने कहा चलो मैं पैदल ही चल पड़ती हूँ। सबने समझाया स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा आपको कैसे पता कि स्कूल बंद होगा? इस सवाल का माकूल यानी कि अच्छा सा जवाब ना किसी के पास भी नहीं था, क्योंकि ना फोन आया था ना कुछ पता था। मतलब हमारे यहाँ फोन जरूर लगा हुआ था, स्कूल में भी था, पर बारिश के कारण ना वह ठप हो गया था। होता है ना, जैसे बारिश होती है लैंडलाइन फोन है काम करना बंद कर देते हैं। तो रेणु अकेली पैदल स्कूल चल दी।
गनीमत यह थी कि बारिश एकमुश्त बरस लेने के बाद थम गई थी। मतलब बहुत ज्यादा बारिश तो हो गई थी, लेकिन अब ना बारिश रुक चुकी थी, बंद हो गई थी। सड़कों पर पानी था पर वो नहीं बरस रहा था। पानी तो वहां था क्योंकि क्रॉसिंग नहीं हो रही थी नालों से, लेकिन अब बारिश नहीं हो रही थी। तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंच गई। जैसा हमने कहा था वह बंद था, स्कूल तो बंद था। इतनी बारिश में कौन स्कूल खोलेगा जब स्कूल बस ही बच्चों को लेने के लिए नहीं जा रही थी। चौकीदार रेणु को देख दंग रह गया। जो चौकीदार था स्कूल का, वह रेणु को देखकर ना हैरान रह गया। पर रेणु को कोई मलाल नहीं था, कोई दुख नहीं आया इस बात का उन्होंने कि मैं आई यहाँ और स्कूल बंद मिला। वह वापस 2 मील चलकर घर दोबारा वापस से चली गई। सबने कहा था, हमने पहले ही कहा था, उसने कहा स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई। इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया? ठीक है, देखो मतलब बात का इतनी अच्छे से जवाब दे देती थी कि सामने वाला चुप रह जाता था। जब ये वापस आई स्कूल से, बस स्कूल बंद मिला जब, तो घर वालों ने कहा कि देखो हमने पहले ही कहा था ना कि स्कूल बंद था है। तो इसने पता क्या जवाब दिया कि इसमें आपका क्या कहना कि स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई। सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन, कितना अच्छा उसको महसूस हुआ होगा रेणु को उस दिन जब वह बारिश में अकेले जा रही थी। जगह जगह पानी से लबलब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चले जाना। तो इसने कहा कि वह कितना अच्छा लगा होगा उसको कि सारी तरफ हर एक जगह पानी था, सुनसान शहर था। क्यों था सुनसान? क्योंकि बारिश ज्यादा थी, कोई भी बाहर नहीं निकल रहा था। निचाट अकेले, बिल्कुल अकेले थी, अपनी मस्ती में मंजिल की तरफ जा रही थी। मंजिल क्या थी उसकी? उसका स्कूल। सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और होता है, जब कोई हमें डिस्टर्ब ना करे और हम काफी सारा समय अपने आप को दे पाए। देखा कि लेखिका ने बताया कि जब वे बिहार के एक छोटे से कस्बे में रही, वहां भी उन्होंने कुछ एक समय व्यतीत किया। इसके बाद जब ये कर्नाटक एक और भी छोटे से कस्बे में गई रही, जब इनके 2 बच्चे भी हो चुके थे और वे स्कूल जाने लायक भी हो गए थे, तो वहाँ के कैथोलिक बिशप को इन्होंने रिक्वेस्ट की भी वे वहाँ एक प्राइमरी स्कूल ओपन करे। सीमेंट का कारखाना था वहाँ से आर्थिक मदद लेकर। लेकिन उन्होंने कहा कि हम स्कूल तो ओपन कर देंगे, लेकिन आप हमें वादा दीजिए, हमें गारंटी दीजिए इस चीज की कि जो स्कूल यहाँ ओपन होगा वह आने वाले 100 वर्षों तक चलेगा। लेकिन लेखिका ने जवाब दिया कि आप तो स्कूल की बात कह रहे हो, यहाँ आदमी की भी गारंटी नहीं है कि वह 100 वर्षों तक जीवित रह सकेगा। तो लेखिका काफी जिद्दी थी। इन्होंने उसी स्वभाव के कारण वहाँ अपने बलबूते पर एक स्कूल ओपन किया, उसको कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाई और वहाँ क्रिश्चियन बच्चे भी आते थे, गैर क्रिश्चियन बच्चे भी आते थे। इतने अच्छे से पढ़े वो वहाँ पर, बाद में उनको एक अच्छे से स्कूल में दाखिला भी मिल गया। और वह 3 भाषाओं से सम्मिलित स्कूल था, हिंदी, अंग्रेजी और कन्नड़ भाषाएं उसमें पढ़ाई जाती थी। अपनी बहन रेणु के बारे में बताती हैं कि एक बार जब काफी तेज बारिश हुई दिल्ली शहर में और सड़कें वगैरह सब कुछ भर गई, बावजूद कोई भी वाहन नहीं चल रहा तो भी रेणु स्कूल में जाने की जिद करती है और वह अकेली स्कूल में चली जाती है, पैदल जाती है। जब वहां पहुंचते हैं तो चौकीदार उसको देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि हैरान इसलिए था क्योंकि वाहन नहीं चल रहे थे, स्कूल भी ओपन नहीं था, फिर ये बच्ची क्यों आई। लेकिन रेणु को इस बात का कोई दुख नहीं था। लेखिका बताती है कितना अच्छा रहा होगा उसका वो सफर, जिसमें वह अकेली जा रही थी, पानी से लबालब सड़कें थी और रोमांचक कहानी इसको इन्होंने माना है। प्यारे बच्चों, आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हमारी इस स्टोरी को बहुत अच्छे से रीड करना है।